डिस्कस अबाउट स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड पैटर्न डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके स्पीसीज डाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ स्पीसीज एंड अबंडेंस ऑफ स्पीसीज की स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या होता है कि कितनी वेराइटी की स्पीसीज प्रेजेंट है और कितनी उन स्पीसीज की अबंडेंस प्रेजेंट है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पे डेफिनेशन आपको नोट डाउन करनी होगी। Species diversity is defined as the number of different species present in an ecosystem and relative abundance of each of these species। कि एक इकोसिस्टम में कितने टाइप की डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है और उनकी प्रत्येक की कितनी अबंडेंस प्रेजेंट है, वो किसके अंतर्गत आती है? स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंतर्गत आती है। ट्रॉपिकल एरियाज हैव ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस। ट्रॉपिकल एरिया होते हैं उनमें स्पीसीज डाइवर्सिटी या स्पीसीज रिचनेस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। फिर आपके है कि जो स्पीसीज रिचनेस है और स्पीसीज इवननेस है, यहाँ पे आपकी स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस दोनों दे रखी है। तो क्या होता है कि एक होता है प्रजातीय समरूपता, एक होता है प्रजाति समृद्धि या रिचनेस। जो स्पीसीज रिचनेस होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन इकोसिस्टम, कि एक इकोसिस्टम में कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप की कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, उनकी संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा स्पीसीज रिचनेस, फिर आपको ये नोट डाउन करना होगा। फिर आपके स्पीसीज इवनेस, प्रजातीय समरूपता। प्रजातीय समरूपता का मीनिंग होता है कि ईच स्पीसीज की सापेक्षिक प्रचुरता कितनी है, कि अधिक समान रूप से प्रतिनिधित्व वाली प्रजातियां कितनी प्रेजेंट है किसी इकोसिस्टम में। तो ये आपके स्पीसीज इवनेस। स्पीसीज इवनेस इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज। इट इज सेड टू हैव हाउ it is said to have low evenness. High evenness leads to greater specific diversity. It is possible in an ecosystem to have high species richness but low species evenness. एक इकोसिस्टम में इस प्रकार से पॉसिबल भी हो सकता है, अगर कहीं पे हाई स्पीसीज रिचनेस प्रेजेंट है तो वहां पे स्पीसीज इवनेस लो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल है एक फॉरेस्ट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कि एक फॉरेस्ट है उसमें वो अलग अलग टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है। इसका मतलब वहां पे क्या है, डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है, तो वहां पे स्पीसीज रिचनेस हाई है। बट हैव ए फ्यू नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच स्पीसीज, बट वहां पे प्रत्येक स्पीसीज के नंबर कम है, तो लो स्पीसीज इवनेस ऐसा कहा जा सकता है। The plant and animals diversity are observed to be maximum at the equator and it decrease towards the poles। अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो आपके जो पोल्स है वहां पर स्पीसीज रिचनेस क्या पाई जाती है? लो पाई जाती है। ठीक है, ये है आपके पोल्स, ठीक है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस क्या होती है? कम होती है। और इक्वाटोर रीजन पे स्पीसीज रिचनेस क्या होती है? हाई होती है। टू मेजर स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक आपके सेनन विनर इंडेक्स, एक है सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स। नॉर्मली आपके सेनन विनर इंडेक्स के बारे में ही दे रखा होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, अब स्पीसीज डाइवर्सिटी के क्या इम्पोर्टेंस है? Species will produce large biomass to support a greater variety. Greater species richness and productivity makes an ecosystem more sustainable and stable। कि अगर किसी एरिया में स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा है तो वो उस इकोसिस्टम को क्या बना रही है? स्टेबल बना रही है और सस्टेनेबल बना रही है। Rich species diversity is important for the survival of mankind। जितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी उतने ही मैनकाइंड को, मतलब ह्यूमंस को अलग अलग टाइप के फ्रूट्स मिलेंगे या अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स मिलेगी, तो ये ह्यूमंस के लिए भी अच्छा ही है।
आपके पैटर्न डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न डिफरेंट स्पीसीज, रीजन्स, हैबिटेट, बायोम एंड इकोसिस्टम और संपूर्ण पृथ्वी के भीतर मौजूद हो सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी पैटर्न इन स्पीसीज इज द फाउंड ऑफ अर्थ। अच्छा, ये है ना, इसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है, ग्लोबली, लोकली, एज वेल एज विथ टाइम, कि जो बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न होते हैं वो संपूर्ण अर्थ पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये ग्लोबली, लोकली एंड टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। चार्ल्स डार्विन नोटिस्ड 3 पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी। सबसे पहला आपके स्पीसीज वेरी ग्लोबली, स्पीसीज वेरी लोकली एंड स्पीसीज वेरी ओवर टाइम। अब सबसे पहले यहाँ पे आपके स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में दे रखा है, जो हमने पढ़ लिया अभी, तो उसके बारे में इसको आप छोड़ सकते हो यहाँ तक। फिर आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करना है आपके स्पीसीज वेरी ग्लोबली। इस पैटर्न में समान इकोसिस्टम में रहने वाली स्पीसीज अदर डिफरेंट इकोसिस्टम में रहने वाली स्पीसीज से दूरस्थ रिलेशन बना सकती है। ये सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हो सकते हैं और फंक्शनली भी सिमिलर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया में इमू, साउथ अमेरिका में रियाज एंड अफ्रीका में ऑस्ट्रिच। ये सभी बर्ड्स उड़ने में असमर्थ होते हैं। मतलब इनकी मॉर्फोलॉजी और फंक्शनली तो ये सिमिलर ही है ना, बट ये अलग अलग एरिया में पाए जा रहे हैं। सेकंड आपके स्पीसीज वेरी लोकली, तो यहाँ से हम ये तीनों पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले था आपके स्पीसीज वेरी ग्लोबली, सेकंड स्पीसीज वेरी लोकली। इस पैटर्न में स्पीसीज अक्सर लोकल रीजन के भीतर डिफरेंट हैबिटेट पर अटैक कर लेती है। गैलापागोस आइसलैंड ग्रुप, आइसलैंड का एक ग्रुप है जो अपेक्षाकृत एक दूसरे के करीब है बट डिफरेंट क्लाइमेट वाले होते हैं। डार्विन ने आइसलैंड की इकोसिस्टम कंडीशन में डिफरेंस के साथ साथ टोर्टोइस के खोल के आकार में भी अंतर देखे। स्पीसीज वेरी लोकली का मीनिंग है कि कई स्पीसीज है वो आसपास ही प्रेजेंट होती है, मतलब आसपास के एरिया में ही प्रेजेंट होती है, बट फिर भी उनमें समानताएं नहीं पाई जाती है, वो एक दूसरे से अलग शो होते हैं। आपके स्पीसीज वेरी ओवर टाइम, स्पीसीज है वो टाइम के साथ बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। चार्ल्स डार्विन कलेक्टेड फॉसिल्स, प्रिजर्व्ड रिमेन्स और ट्रेसेज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। सम फॉसिल ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स वर सिमिलर टू लिविंग स्पीसीज। इसमें क्या कहा गया है कि जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने कुछ जीवाश्म एकत्रित किए, कलेक्टेड फॉसिल्स, और जो मृत जीवों के अवशेष है, मतलब उनके ऊपर मृत जीवों के अवशेष या निशान है, और उन्होंने देखा कि जो विलुप्त जानवरों के कुछ जीवाश्म है जीवित प्रजातियों के समान थे। इसमें यही कहा गया है, ठीक है। फिर आपके लोकल पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी, एक आपके लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट, एक है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट में है आपके द प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी आर ऑब्जर्व्ड टू बी मैक्सिमम टू द इक्वाटोर एंड इट डिक्रीज टुवार्ड्स द पोल्स। जो लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट है उसके अंतर्गत क्या कहा गया कि एनिमल्स और प्लांट की डाइवर्सिटी है वो पोल्स पर कम देखी गई है, डिक्रीज होती हुई देखी गई है, और जो इक्वाटोर रीजन है उसके ऊपर हाईएस्ट देखी गई है। वी फाइंड स्पीसीज रिचनेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एट द इक्वाटोर। तो ये यहाँ पे है पोल्स पे लो डाइवर्सिटी और यहाँ पे है हाई डाइवर्सिटी, इधर भी पोल्स प्रेजेंट है तो लो डाइवर्सिटी। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में सबसे पहले अलेक्जेंडर वॉन हमलोट नामक जो साउथ अमेरिका के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। इन्होंने फॉरेस्ट पर अध्ययन किया था जिसमें कि प्रजाति क्षेत्र संबंध की अवधारणा दी। इन्होंने क्या किया कि जो स्पीसीज रिचनेस है और एरिया के मध्य एक ग्राफ बनाया। देखते हैं फिर आगे। द ग्रेट जर्मन जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व्ड द रिलेशन बिटवीन एन एरिया एंड द स्पीसीज रिचनेस फाउंड इन इट। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इक्वेशन log s बराबर log c प्लस z log a। तो इन्होंने इन सब के बारे में s बताया, स्पीसीज ऑफ रिचनेस, प्रजातीय समृद्धि, ए का मीनिंग बता दिया, यहाँ पे सी का मीनिंग बता दिया, वाई माइनस इंटरसेप्ट का मीनिंग होगा ये अवरोधन, वाई माइनस अवरोधन।
फिर आपके जेड का मीनिंग है रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो रेखा का ढलान है अर्थात जो प्रतिगमन गुणांक है उसे कहा जाता है जेड। फिर है ए का मीनिंग होता है एरिया। नेक्स्ट आपके द इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। अब ये इक्वेशन है इस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जहाँ पे एक साइड हमने एरिया लिया है और एक साइड लिया है इन्होंने स्पीसीज रिचनेस, जिसमें कि ये इस प्रकार से ये हाइपरबोला ग्राफ प्राप्त हो रहा है। इसमें क्या होता है, जो स्पीसीज की रिचनेस होती है और विभिन्न प्रकार के जो टेक्सा के बीच जो प्लॉट किया गया ये ग्राफ है, वो एक प्रकार का आयताकार हाइपरबोला ग्राफ बनता है, जिसमें कि क्या होता है कि अगर जेड का मान 0.1 है और 0.2 की सीमा में होता है, ठीक है, जेड का मान क्या है 0.1 और 0.2 की सीमा में होता है, तो जो प्रजाति या स्पीसीज है उनका मूल्यांकन किया गया। इन्होंने मतलब जेड का मान या तो लिया है 0.1 या फिर लिया है 0.2 और फिर इनका जो स्पीसीज रिचनेस है उनका मूल्यांकन किया है। क्योंकि अगर उन्होंने जेड का मान 0.1 या 0.2 से ज्यादा लिया हुआ रहता तो ये ग्राफ ऐसा नहीं प्राप्त होता। अगर उन्होंने मान लो जेड का मान 0.6 और 1.2 के बीच में अगर लिया होता तो ये ग्राफ बहुत अधिक ढलान वाला मिलता। आगे नेक्स्ट आपके डाइवर्सिटी पैटर्न इन टाइम। अब आपको सिर्फ इतना ही नोट डाउन करना है और ये इक्वेशन लर्न करनी है और इनमें ये बताना है कि जैसे एस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपके डाइवर्सिटी पैटर्न इन टाइम, वेदर पैटर्न, सक्सेशन पैटर्न और डेवलपमेंटल पैटर्न। सबसे पहले आपके वेदर पैटर्न। देयर आर 5 कंपोनेंट्स दैट मेक अप ए वेदर पैटर्न विच आर टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वाइंड है, एयर है एंड प्रेसिपिटेशन etc। तो ये था आपके वेदर पैटर्न। अब हम स्टडी करेंगे सक्सेशन पैटर्न एंड नेक्स्ट आपके सक्सेशन पैटर्न एक कम्युनिटी की स्पीसीज की स्ट्रक्चर में अनस्टेबल चेंज के इस पैटर्न को उत्तराधिकार पैटर्न या सक्सेशन पैटर्न कहा जाता है। फिर आपके डेवलपमेंटल पैटर्न, डेवलपमेंट के 600 मिलियन से अधिक वर्षों में कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ अभी भी लाइव फॉसिल के रूप में पाए जाते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक। ये टॉपिक आपके यहाँ से लिया गया, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड पैटर्न डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। बहुत इजी सा सिंपल सा टॉपिक था और सिंपल सी लैंग्वेज में आपके नोट डाउन किया गया है, बहुत इजी से नोट्स थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ